In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. It's our first lecture of spectroscopy. We will discuss about the theory and of basic spectroscopic techniques, and we will talk about some electromagnetic radiation, उनका स्पेक्ट्रम कैसे ऑब्टेन होता है, स्पेक्ट्रम के अंदर कौन कौन से रीजन्स होते हैं, हर एक रीजन को हम लोग कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं और उसके हम लोग केमिकल यूजेस क्या लेते हैं, केमिस्ट्री के अंदर यूजेस क्या रहते हैं और किस किस किस्म के एनालिसिस के लिए कौन से रीजन को हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं, इस सब को हम लोग डिस्कस करेंगे। डेफिनेशंस स्पेक्ट्रोस्कोपी की, थ्योरी एंड प्रिंसिपल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या हैं, रेडिएशन स्पेक्ट्रम कैसे ऑब्टेन करते हैं, उसके कितने रीजन्स हैं, कितने पार्ट्स हैं और हर एक रीजन की रेडिएशन के रीजन की एप्लीकेशन कहाँ पर है। देखें, सिंपल सी डेफिनेशन है स्पेक्ट्रोस्कोपी की, ऑफ इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन एज अ फंक्शन ऑफ वेवलेंथ, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन एज अ फंक्शन ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ जैसे जैसे चेंज होती है, हम लोग रेडिएशंस की इंटेंसिटी को आफ्टर पासिंग थ्रू द सैंपल और बाई एब्जॉर्बिंग बाय द सैंपल और आफ्टर एमिशन सैंपल, मतलब या तो रेडिएशंस को सैंपल के ऊपर फॉल करके हम लोग डिटेक्टर पर ले रहे होते हैं या सैंपल एक्साइटेड है उसमें से निकलने वाली रेडिएशंस को हम लोग उनकी इंटेंसिटी को फाइंड आउट कर रहे होते हैं। तो इंटेंसिटीज आर टेकन एज अ फंक्शन ऑफ वेवलेंथ, इट विल बी कॉल्ड एज स्पेक्ट्रोस्कोपी, से हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपी का नाम देते हैं। डिफरेंट स्पेक्ट्रल मेजरमेंट डिवाइसेज आर देयर which are called as spectrometers, spectrophotometers, spectrographs और spectral analyzers। इन सब को हम लोग यूज करके स्पेक्ट्रोस्कोपी को स्टडी करते हैं। Despite the differences in the instrumentation, all spectroscopic techniques share several common features। अब बहुत सारी टेक्निक्स हैं, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी है, एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी है, लेकिन सबके अंदर हम लोग कुछ कॉमन फीचर्स को लेते हैं। बिफोर वी कंसीडर individual examples in greater detail, let us take the moment to consider some of these similarities। उन similarities को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में one of the central concepts in spectroscopy is a resonance। एक्चुअली को ही डिस्कस कर रहे हैं आप लोग। रेजोनेंस का मतलब क्या होता है? यू आर फॉलोइंग सम फ्रीक्वेंसी ऑन अ सैंपल एंड सैंपल स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग एट दैट फ्रीक्वेंसी। हम किसी भी सैंपल के ऊपर कोई फ्रीक्वेंसी या कोई रेडिएशन डालते हैं और वो सैंपल उन रेडिएशंस के ऊपर क्या करना शुरू कर देता है? रेजोनेट करना शुरू कर देता है। जैसे ये एक एग्जांपल दी हुई है सिंपल सी, जैसे पेंडुलम है या जैसे आप कुछ झूला झूल रहे हैं, तो आपको एक पीरियोडिक फोर्स अगर देते जाए तो पीरियोडिक फोर्स से हर दफा आपका एम्पलीट्यूड बढ़ता जाएगा। पास पॉइंट पर आपका एम्पलीट्यूड इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि दैट में ब्रेक। और आप लोगों ने फिजिक्स में एक एग्जांपल पढ़ी होगी कि जब भी मार्च पास्ट करती हुई आर्मी गुजरती है तो उनको ब्रिज के ऊपर रोक दिया जाता है मार्च पास्ट करने से। क्यों रोका जाता है? कॉज वो जो पीरियोडिक मूवमेंट दे रहे होते हैं, पीरियोडिक मोशन दे रहे होते हैं, पीरियोडिक फोर्स दे रहे होते हैं ब्रिज को, वो ब्रिज के एम्पलीट्यूड को इतना ज़्यादा इंक्रीज कर सकती है कि एम्पलीट्यूड इंक्रीज होने पर फ्रीक्वेंसी अगर उनकी मैच करेगी तो वो ब्रिज ब्रेकअप हो सकता है। तो सो उनको रोक दिया पास्ट करने से, तो उसकी रीज़न यही एग्जैक्टली यही रेजोनेंस है। तो जब भी आप रेडिएशंस को किसी सैंपल पर डालते हैं, जिस फ्रीक्वेंसी या जिस वेवलेंथ के ऊपर वो सैंपल रेजोनेंस शो करता है, उस वेवलेंथ की एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होती है या कम होती है, एक्साइटेशन टेक प्लेस और डी एक्साइटेशन टेक प्लेस, और उसी को हम लोग ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। दैट इज कॉल्ड resonance। Was first characterized in mechanical systems such as pendulum, mechanical systems that vibrate or oscillate with experience large amplitude oscillations when they are driven at their resonant frequency। जब हम लोग उनको किसी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिराइव करते हैं, उनको फोर्स प्रोवाइड करते हैं, तो वो एक ख़ास एम्पलीट्यूड के ऊपर, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड एक ख़ास फ्रीक्वेंसी के ऊपर देते हैं। दैट वन विल बी कॉल्ड एज देयर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। उसको हम लोग रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का नाम देते हैं। तो यहाँ ये जो एफ नॉट की वैल्यू है दैट इज
resonant frequency of this system. A plot of amplitude versus excitation frequency will have a peak centered at the resonance frequency. यानी resonance frequency के ऊपर ये peak show करता है. With the peak often referred to as a spectral line, and most spectral lines have a similar appearance. अब peak जिस radiations के ऊपर आ रही होती है उन radiations को हम लोग spectral line का नाम देते हैं और sample के लिए actually वही रेडिएशन हम लोग ऑब्टेन करके उसके ऊपर उसको स्टडी कर रहे होते हैं विच इज कॉल्ड एज स्पेक्ट्रोस्कोपी. व्हाट आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन? लाइट इज कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. का मतलब असल में लाइट जो है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे मूव करता है, फ्लो करता है, ये उसके क्रस्ट और ट्रफ्स बनते जाते हैं. मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अगर हम तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे इस एंगल के अलोंग मूव कर रहा होता है. इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान 90 डिग्री का एंगल है एंड द प्रोपेगेशन विल बी 90 डिग्री टू दीज बोथ. इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों से 90 डिग्री पर प्रोपेगेशन हो रही होती है. Properties of the electromagnetic radiation, such as its refraction when it passes from one medium to another, are explained best by describing light as a wave. तो लाइट को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में अगर लेते हैं तो ये इस तरह से प्रोपेगेट करता है. इलेक्ट्रिक फील्ड एट 90 डिग्री टू मैग्नेटिक फील्ड एंड दे विल प्रोपेगेट इन द डायरेक्शन पर टू दीज बोथ. इन दोनों से 90 डिग्री की डायरेक्शन पर ये मूव कर रहे होते हैं. कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जिनको हम लोग पार्टिकल नेचर लेकर, लाइट की अगर पार्टिकल नेचर लेंगे तो तब ही स्टडी कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिनको हम लोग जस्ट पार्टिकल नेचर ऑफ द वेव से कर सकते हैं या लाइट की रेडिएशंस की पार्टिकल नेचर लेकर एक्सप्लेन कर सकते हैं. द एग्जैक्ट नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस रिमेन्स अनक्लियर. Nevertheless, the dual model of the wave and particle behavior provide a useful description. So कुछ प्रॉपर्टीज को चूंकि वेव लाइक नेचर एक्सप्लेन करती है, कुछ प्रॉपर्टीज को पार्टिकल लाइक नेचर एक्सप्लेन करती है. सो हम लोग लाइट रेडिएशंस की वेव पार्टिकल डुअल नेचर लेते हैं और सारे फिनोमेना को एक्सप्लेन करते हैं. जब वेव पार्टिकल डुअल नेचर लेंगे तो कुछ पैरामीटर्स हैं जो लाइट के अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज कैरेक्टराइज्ड बाय सेवरल फंडामेंटल प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग इट्स वेलोसिटी, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, फेज एंगल, पोलराइजेशन एटसेट्रा, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन. ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करते हैं. यहाँ हमने बोला है कि ये प्रोपेगेशन की डायरेक्शन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये एक दूसरे से 90 डिग्री पर होते हैं और प्रोपेगेशन भी इनके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो रही होती है. और देखें तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड साइन वेव बना रहा है तो एग्जैक्टली ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड भी साइन वेव्स बना रहा है. तो ये साइन कर्व्स बनाते हैं एक्चुअली इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड. फॉर एग्जांपल द एम्पलीट्यूड ऑफ द, तो चूंकि ये साइन कर्व बनाते हैं तो ये साइन वेव फंक्शन को ही ओबे करेंगे. लाइक हियर यू हैव ए टी इज इक्वल टू ए ई sin 2 pi nu t plus phi. Phi is a phase angle. किस एंगल के ऊपर? 30, 60, 80. किस एंगल के ऊपर आप एम्पलीट्यूड को डिस्कस कर रहे हैं? AT एम्पलीट्यूड एट टाइम t. AE is the maximum amplitude of electric field. न्यू फ्रीक्वेंसी है, t टाइम है. अब ये इसी तरह की क्वेश्चन एक लिखी जा सकती है मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी. आप लोग ए टी इज इक्वल टू ए एम लिख लें उसको. तो मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड साइन 2 पाई न्यू प्लस फाई इज अ फेज एंगल हेयर. तो इससे हम लोग डिनोट करते हैं अगर किसी भी टाइम टी पर एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करना हो तो वेव्स का एम्पलीट्यूड फाइंड आउट किया जा सकता है. इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ फॉर्म साइन कर्व्स इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. सो सेम इक्वेशन कैन बी रिटन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड. The wavelength lambda is defined as the distance between successive maxima. The relationship between the wavelength and frequency is given as
लैम्डा इज इक्वल टू वेलोसिटी ओवर न्यू फ्रीक्वेंसी, तो वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट ओवर फ्रीक्वेंसी के इक्वल लैम्डा लिया जाता है। लैम्डा क्या चीज़ है? दो कंट्रस्ट के दरमियान जो फासला है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? दैट विल बी कॉल्ड एज वेवलेंथ। When light enters from one medium to another medium, ये पॉइंट याद रखना है, its frequency remains same but its wavelength changes। और चूंकि उसकी वेवलेंथ चेंज हो रही होती है तो वेवलेंथ चेंज होने से उसकी स्पीड चेंज हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर लाइट एयर से में एंटर हो रही है तो एयर से जैसे ही वो ग्लास में एंटर होगी उसकी वेवलेंथ चेंज होगी, और वेवलेंथ चेंज होने की वजह से उसकी वेलोसिटी चेंज होगी। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशंस वुड रिमेन सेम। सो वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करती है, स्पीड वुड नॉट डिपेंड अपॉन द फ्रीक्वेंसी। लैम्डा वेवलेंथ को नैनोमीटर, माइक्रोमीटर या लिया जाता है। फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज या पर सेकंड में लेते हैं। वेव नंबर इज इक्वल टू 1 ओवर फ्रीक्वेंसी। वेव नंबर एक्चुअली इज द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल है। फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन है नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड, और वेव नंबर की डेफिनेशन है नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ। तो वेव नंबर की यूनिट हम लोग क्या लेते हैं? दैट इज टेकन टू बी द रेसिप्रोकल ऑफ लेंथ। पर नैनोमीटर, पर माइक्रोमीटर, पर पिकोमीटर एक्सेट्रा, ये वेव नंबर की हम लोग यूनिट्स लेते हैं। पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, असल में पार्टिकल नेचर क्या है? इट सेज दैट व्हेन अ मैटर एब्सॉर्ब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इट अंडरगोज अ चेंज इन, यानी मैटर के ऊपर अगर रेडिएशंस पड़ती हैं तो मैटर की एनर्जी चेंज होती है। द इंटरेक्शन बिटवीन matter and electromagnetic radiations is easiest to understand if we assume that radiation consists of a beam of energetic particles like photon. When a photon is absorbed by a sample, it is and its energy acquired। अब बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन, क्या वो कहता है फोटोन ऑफ लाइट पर मुश्तमिल है रेडिएशन। वो फोटोन जब किसी मीडियम के ऊपर पड़ते हैं, मैटर के ऊपर पड़ते हैं, तो मैटर उन फोटोन्स को एब्जॉर्ब कर लेता है और फोटोन्स को एब्जॉर्ब करके अपनी एनर्जी चेंज करता है। यानी वो फोटोन की जो एनर्जी है दैट इज कन्वर्टेड इनटू जूल्स में कन्वर्ट हो जाती है। और ये फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और वेव नंबर आपस में ये रिलेशनशिप से रिलेटेड है। E इज इक्वल टू एच न्यू, एच इज अ प्लांक्स कांस्टेंट, E इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा एंड E इज इक्वल टू एच सी न्यू बार। अब यहाँ ये इक्वेशन शो करती है कि E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के। ये इक्वेशन शो करती है E is directly proportional to wave number, while this equation says that E is inversely proportional to wavelength। तो E energy is directly proportional to frequency and wave number, while it is inversely proportional to wavelength। wavelength बढ़ने से एनर्जी कम होती है, लेकिन फ्रीक्वेंसी और पर बढ़ने से एनर्जी बढ़ती है। एक डी लाइन टर्म हम लोग यूज करते हैं। व्हाट इज डी लाइन? आमतौर पर पूछ लिया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डी लाइन क्या है? इट इज द वेवलेंथ एट विच some element, some atom or some medium absorbs maximum energy will be called as D line। For example, sodium 589 नैनोमीटर के ऊपर, तो D line of sodium is 589। 589 नैनोमीटर is the sodium D line। इसी तरह हर एलिमेंट की एक डी लाइन एग्जिस्ट करती है जिसके ऊपर वो मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस देता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का स्पेक्ट्रम कुछ ऐसा है, उसके डिफरेंट रीजन्स हम लोग बनाते हैं। इससे गैमा रेज रीजन जहाँ वेवलेंथ मिनिमम होती है, जैसे जैसे आप इधर जाते हैं वेवलेंथ इंक्रीज करती जाती है। गैमा रेज की एनर्जी मैक्सिमम है, उसके बाद एक्स रेज रीजन आता है, फिर यूवी रीजन आता है। इस दरमियान में ये छोटा सा रीजन है, इट इज कॉल्ड एज विजिबल रीजन। विजिबल रीजन में रेड की वेवलेंथ मैक्सिमम है, ब्लू की वेवलेंथ मिनिमम है। इनको एमसीक्यू को याद रखना है आपने। तो विजिबल रीजन के अंदर रेड की मैक्सिमम वेवलेंथ होती है, ब्लू की मिनिमम। ओवरऑल पूरे रीजन के अंदर गैमा रेज की वेवलेंथ मिनिमम ली जाती है, एनर्जी मैक्सिमम ली जाती है। रेडियो वेव्स की वेवलेंथ को मैक्सिमम लिया जाता है, एनर्जी मिनिमम होती है। इसी तरह आईआर रीजन आता है बाद में, फिर माइक्रोवेव रीजन और लॉन्ग रेडियो वेव रीजन में इनको कन्वर्ट करते हैं। गैमा रेज न्यूक्लियर रेडिएशंस हैं, एक्स रेज कोर लेवल इलेक्ट्रॉन्स की,
रेडिएशन जो है, मतलब जो इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अगर एमिट होते हैं किसी हायर एटम में से, तो वो एक्सरेज रेडिएशन देते हैं। यूवी वैलेंस इलेक्ट्रॉन देते हैं, विजिबल, ये भी वैलेंस मूव करते हैं एक वैलेंस से दूसरे, विजिबल एनर्जी दे रहे होते हैं। आईआर मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन से जो एनर्जी निकलती है, और माइक्रोवेव मॉलिक्यूलर रोटेशन, इलेक्ट्रॉन स्पिन एक्सेट्रा, रेडियो वेव्स न्यूक्लियर स्पिन से। सबको हम लोग कहाँ कहाँ यूज करते हैं हर रीजन को। एक है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसमें अगर गैमा रेज को यूज करते हैं तो मॉस्फेयर स्पेक्ट्रोस्कोपी इसको नाम देते हैं। एक्स रेज के लिए एक्सरे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, यूवी विजिबल में यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूवी विजिबल रीजन यूज होता है। आईआर रीजन यूज होता है इंफ्रारेड में और रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी को माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी में, और रेडियो वेव रीजन को आप इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस में और एनएमआर में, दोनों में यूज करते हैं रेडियो वेव फ्रीक्वेंसीज को। अगर एमिशन फ्रीक्वेंसी की बात करें तो एमिशन में यूवी विजिबल अगर यूज करें, यूवी विजिबल रीजन, तो उसको एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी का नाम देते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इट इज एक्सरेज फ्लोरेसेंस इसमें आ जाता है। अगर यूवी विजिबल रीजन को यूज करें तो फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, फॉस्फोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, एटॉमिक फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये टर्म जो आप लोग पढ़ रहे हैं फ्लोरेसेंस और फॉस्फोरेसेंस, इनका डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। फ्लोरेसेंस इज एक्चुअली द सडन एमिशन ऑफ एनर्जी आफ्टर, कुछ मटेरियल ऐसे हैं जो एनर्जी एब्जॉर्ब करके सडनली एमिट कर रहे होते हैं, तो अगर वो सडन एमिशन दे रहे हो तो इसको फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। और अगर डिलेड एमिशन दे रहे हो, जैसे आमतौर पर ये लाइट स्विचेस हम लोग यूज करते हैं, तो वो स्विच जो है वो लाइट बंद होने के काफी देर बाद भी लाइट देता रहता है, इस फिनोमेना को फॉस्फोरेसेंस बोलते हैं। इसी तरह एटॉमिक फ्लोरेसेंस रीजन यूज करते हैं। केमिल्यूमिनेसेंस ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई केमिकल रिएक्शन होकर लाइट प्रोड्यूस करता है, जैसे ये जुगनू जो है उसकी वो केमिल्यूमिनेसेंस दे रहा होता है। जुगनू में से जो लाइट प्रोड्यूस हो रही होती है दैट इज केमिल्यूमिनेसेंस, के उसमें केमिकल रिएक्शन होता है जो लाइट प्रोड्यूस करता है। एब्जॉर्प्शन और एमिशन फिनोमेना में फर्क क्या है, देखें, एब्जॉर्प्शन होगी, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा इलेक्ट्रॉन, वो अपनी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। अब अगर एक्साइटेड एटम्स हैं आपके पास, उनके इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में और वो जंप करते हैं, वो ग्राउंड स्टेट में जाते हैं, तो वो एनर्जी एमिशन करते हैं। दिस विल बी कॉल्ड एज एमिशन, दिस वन इज अ एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी से एक्साइटेशन टेक प्लेस होती है, और एमिशन से क्या होगा, डी एक्साइटेशन हो गए। और ये जो निकलने वाली एनर्जी है या एब्जॉर्ब होने वाली एनर्जी है, इसको हम मेजर करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स के अंदर। रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ये कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जिनमें इंटरेक्शन विद दैट ऑफ द मैटर इन्वॉल्व नहीं होता। जैसे एक्सरेज डाइफ्रैक्शन ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर एक्सरेज रीजन को यूज करते हैं और इंटरेक्शन विद दैट ऑफ द मैटर इन्वॉल्व नहीं है, बल्कि सिर्फ एक्सरेज जो है वो जाकर मेटल के ऊपर फॉल करके डाइफ्रैक्ट होती हैं, उसको हम लोग स्टडी करते हैं। किसी किस्म की इंटरेक्शन नहीं होता मैटर और रेडिएशंस के दरमियान। यूवी विजिबल की रिफ्रैक्शन को डिस्कस करते हैं हम लोग रिफ्रैक्टोमेट्री में। स्कैटरिंग, इसमें नेफ्लो जाता है, टर्बिडियोमेट्री बोला जाता है, जिसके अंदर स्कैटरिंग ऑफ रेडिएशंस को डिस्कस करते हैं। और डिस्पर्शन को डिस्कस करते हैं हम लोग ऑप्टिकल रोटरी डिस्पर्शन टेक्निक के अंदर। ये स्टूडेंट, ये आज का आप लोगों को मैं क्वेश्चन के लिए टाइम देता हूँ, तो कल से इंशाल्लाह हम लोग पढ़ेंगे इसका नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़, हैव अ गुड डे।